तो वेलकम टू ऑल इन जीटीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर का। ये आपका सब्जेक्ट है, चैप्टर 4 हम कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में जरूर से पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है तो क्लियर कर लीजिएगा स्टेजिंग के बारे में, और इसका जो एक्सटेंट है किस तरीके से होता है, जोनिंग के बारे में, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो रेटिनोपैथी ऑफ द प्रीमेच्योरिटी क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको आरओपी के नाम से भी जानते हैं, आरओपी के नाम से भी ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो है क्या, रेटिनोपैथी ऑफ द प्रीमेच्योरिटी इज द पोटेंशियल ब्लाइंडिंग आई डिसऑर्डर। क्या कॉज करता है, ब्लाइंडनेस को कॉज करता है न्यूनेटल पेशेंट के अंदर। दैट अफेक्ट द प्रीमेच्योर इन्फेंट, मेनली किस में होता है, प्रीमेच्योर इन्फेंट में होता है, जो 37 या फिर 34 वीक ऑफ द गेस्टेशन से पहले उनका डिलीवरी हो गया है, या फिर उनका वेट कैसे 2.5 केजी से बहुत ही ज्यादा कम है। ये बाइलेटरल दोनों आईज को भी अफेक्ट करता है, और इसका जो प्रोग्नोसिस होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ये मतलब स्टेज वाइज ये डेवलप होता रहता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, रेटिना के जो वेसल्स होते हैं उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द रेटिना, जो रेटिने का जो डेवलपमेंट है वो अबनॉर्मल वे में उसका होता है, या फिर जो डेवलपमेंट है वो वेस्कुलराइज वे में नहीं है, अवेस्कुलर साइड है। द लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई, जो लाइट सेंसिटिव टिश्यू प्रेजेंट होता है ऑप्टिक जो नर्व होते हैं उनमें भी ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, किस तरीके से ये अफेक्ट करेगा। प्रीमेच्योर बर्थ है, या फिर उनका जो बेबी का बर्थ है, बर्थ वेट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। प्रीमेच्योर बर्थ इन्फेंट born बिफोर द 31 वीक ऑफ द गेस्टेशन आर एट द हायर रिस्क। 34 वीक ऑफ द गेस्टेशन पर डिलीवर हो रहे हैं तब तो आरओपी होता ही होता है, बट अगर 31 वीक ऑफ द गेस्टेशन पे डिलीवर हो रहे हैं तो आरओपी होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, वो पेशेंट हायर रिस्क पे पहुंच जाते हैं। लो बर्थ वेट, अगर बेबी का वेट 2.5 केजी से बहुत ही ज्यादा कम है, 1.5 है, तो उस टाइम पे क्या है, वो भी पेशेंट क्या है, न्यूनेटल जो पेशेंट है हायर रिस्क पे होंगे। इन्फेंट वेइंग लेस देन 1250 ग्राम एट इंक्रीज रिस्क, कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हायर रिस्क पे होंगे। या फिर अगर प्रीमेच्योर बेबी है और ऑक्सीजन थेरेपी पे उनको रखा गया है, तो क्या कॉज करता है, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन कैन कॉज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द रेटिनल ब्लड वेसल। ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑक्सीजन जो थेरेपी बेबी को दी जा रही है, तो उस वजह से भी जो रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं उनका ग्रोथ जो है वो अबनॉर्मल वे में प्रोलिफरेट होता रहता है। इस स्टेजिंग के ऊपर भी डिवाइड होता है। स्टेज 1 में जो अर्लियर स्टेज होती है उसमें लो लेवल होता है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। इसी के साथ में स्टेज 2 में देखने को मिलेगा वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इसका प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, BEG, इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स को कॉज करता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है रेटिनल वेसल्स में। रेटिनल वेस्कुलर डेवलपमेंट, नॉर्मल रेटिनल वेसल ग्रो फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व। नॉर्मली जो वेसल्स होते हैं, रेटिनल वेसल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं ऑप्टिक नर्व से टू पेरिफेरी ऑफ द रेटिना। ये भी क्या है, इम्पेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ द आरओपी मीन्स रेटिनोपैथी ऑफ द प्रीमेच्योरिटी। इसमें क्या होगा, स्टेजेस में हम देखेंगे, स्टेजेस होते हैं एंड द जोन होते हैं इसमें। इसी के साथ साथ इसके एक्सटेंड भी देते हैं कि किस फॉर्म में ये एक्सटेंड हो रहे हैं। क्लॉक सिस्टम का यूज करते हुए हम इसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है डेमोक्रेशन लाइन बिटवीन द वेस्कुलराइज्ड एंड द अवेस्कुलर रेटिना। क्या हो रहा है, डेमोक्रेशन, डेमोक्रेशन एक लाइन फॉर्म हो रही है, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे इसको।
आई का डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेसल्स हैं ऑप्टिक नर्व से जो रेटिना वेसल्स निकले हैं, ये अबनॉर्मल ही क्या है, इनका साइज जो है वो बढ़ जाता है। विट्रस ह्यूमर्स में भी ये रीच आउट कर जाते हैं। तो डेमोक्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेशन जो लाइन है बिटवीन द वेस्कुलराइज्ड एंड द अवेस्कुलराइज्ड रेटिना, इसके बीच में यहाँ पे एक लाइन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, डेमोक्रेशन जिसको बोला गया है, पार्टीशन हो जाता है वेस्कुलराइज्ड एरिया में अवेस्कुलराइज्ड एरिया ऑफ द रेटिना में। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, रिज फॉर्मेशन बिटवीन द वेस्कुलराइज्ड एंड द अवेस्कुलर रेटिना। एक रिज फॉर्म हो जाता है, यानी कि बहुत ये जो पार्ट है ये बहुत ही थिकेंड हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत थिकेंड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट थर्ड स्टेज में क्या होगा, रिजिसनेस थिकनेस प्रेजेंट होगी। डेमोक्रेशन जो लाइन पार्टीशन कर रहा है इसमें विद द एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन। अब क्या है, एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन हो रहा है किसका, फाइब्रोवेस्कुलर एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन। जो ये रेटिनल वेसल्स हैं इनका प्रोलिफरेशन फर्दर आगे की साइड में होने लगता है। ये आगे के पार्ट में भी क्या है, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है सब रेटिनल डिटैचमेंट। ये दो में डिवाइडेड है, स्टेज 4 को दो में डिवाइड किया गया है। स्टेज 4 ये डिवाइडेड है स्टेज 4A में एंड स्टेज 4B में। तो सब रेटिनल डिटैचमेंट 4A जिसको कहा गया है, 4A में डिवाइड किया गया है। अभी ये जो रेटिना का पार्ट है ये स्लोली डिटैच होगा। फर्स्ट स्टेज में 4A में क्या होता है, इसमें मैक्यूल जो है इन्वॉल्व नहीं होता रेटिना का। ये जो जब यहाँ से डिटैच होगा, जब यहाँ से ये हल्का सा डिटैच होगा इस एरिया में, ये जब डिटैच होगा तब इसमें मैक्यूल इन्वॉल्व नहीं होगा। बट रेटिनल डिटैचमेंट 4B में क्या होता है, ये कंप्लीटली डिटैच होगा यहाँ से और इसमें मैक्यूल भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेटिनल डिटैचमेंट इन्वॉल्विंग द इंटायर रेटिना। दोनों साइड से क्या है, रेटिना का डिटैचमेंट होगा और ये फनल शेप में फॉर्म हो जाएगा। दोनों साइड से जो रेटिना है ये दोनों साइड से डिटैच हो जाएंगे कंप्लीटली और एक फनल शेप का जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म करते हैं। स्टेज 1 में क्या है, डेमोक्रेशन एक लाइन फॉर्म होती है जिसके थ्रू रेटिना जो अवेस्कुलर एंड द वेस्कुलर जो साइड है वो फॉर्म हो जाता है। देन रिज का फॉर्मेशन, ये जो लाइन डेमोक्रेशन की लाइन है वो बहुत ही ज्यादा थिकेंड हो जाएगी। थर्ड में क्या होगा, रिजिडनेस तो प्रेजेंट होगी, थिकनेस तो प्रेजेंट होगी, बट इसी के साथ साथ फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन टिश्यूज में यहाँ पे इन्वेड करने लगेंगे। सब रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, रेटिना का डिटैचमेंट हो रहा है विदाउट द मैक्यूल। एंड द रेटिनल डिटैचमेंट 4B में क्या होता है, रेटिना का डिटैचमेंट हो रहा है विद द मैक्यूल। एंड द रेटिनल डिटैचमेंट इन्वॉल्विंग द इंटायर रेटिना। जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो पूरी तरीके से रेटिना का डिटैचमेंट हो रहा है और फनल शेप में ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, यस हियर यू कैन सी स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड 4 एंड द 5। इसमें क्या है, डेमोक्रेशन जो लाइन है ये फॉर्म हो जाती है अवेस्कुलर एंड द वेस्कुलर साइड में। सेकेंड स्टेज में क्या है, यहाँ पे ये लाइन थिकन हो जाएगी, थिकनेस फॉर्म होती है। न्यू ब्लड वेसल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइब्रोवेस्कुलर जो है प्रोलिफरेट हो रहे हैं। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट। पार्शियल यानी कि हाफ साइड इसका डिटैच होगा, ये वाला साइड, और यहाँ पे मैक्यूल इन्वॉल्व नहीं होता। डिटैचमेंट ऑफ द रेटिना, ये पूरी तरीके से रेटिनल जो है डिटैच हो चुकी है और इसमें मैक्यूल इसमें इन्वॉल्व होता है, बट क्या है, कंप्लीटली ये पूरी तरीके से डिटैच हो चुकी है। फनल शेप इन्होंने फॉर्म कर लिया है, आप देख रहे होंगे फनल शेप ये फॉर्म हो गया है। इसी के साथ हम देख रहे हैं जोन ऑफ
रेटिनोपैथी ऑफ द प्रीमेच्योरिटी। मैंने बताया ये जोन में डिवाइडेड है। कौन कौन से जोन होते हैं? जोन 1, सेकेंड जोन 2 पार्ट में डिवाइडेड है एंड द थर्ड जोन। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैक्यूल प्रेजेंट है, जोन 1 ये वाला पार्ट, जोन 2 मिडल पार्ट एंड द जोन 3। तो पोस्टीरियर पोल जो जोन 1 है वो पोस्टीरियर पोल को इन्वॉल्व कर रहा है, ऑप्टिक नर्व एंड द मैक्यूल वाला पार्ट इन्वॉल्व करते हैं इसमें। पोस्टीरियर पोल इंक्लूडिंग द ऑप्टिक नर्व एंड द मैक्यूला। जोन 2 में क्या इन्वॉल्व होगा? मिड पेरिफेरल रेटिना। मिडल जो पार्ट है पेरिफेरल एरिया का ये इन्वॉल्व होता है। एंड इसी के साथ में थर्ड में क्या है? पेरिफेरल रेटिना। पेरिफेरल वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट जोन 3 में इन्वॉल्व होगा। इसी के साथ साथ एक इसको इस तरीके से भी डायग्राम भी आता है, इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे जोन एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमारा ऑप्टिक नर्व है, इसी के साथ में यहाँ पे मैक्यूल प्रेजेंट है। ये आपका बन जाएगा जोन 1, देन 2 हम देखेंगे, ये आपका बना जोन 2। नेक्स्ट जोन 3। ये नेजल साइड होता है, ये टेम्पोरल एरिया होता है, एंड यहाँ पे ऑरा सेरेटा प्रेजेंट होगा इसके साइड में। ये मैक्यूल होता है एंड ये ऑप्टिक। तो ये क्या है? जोन 3 है। तो ऑप्टिक डिस्क वाला पार्ट इसमें इन्वॉल्व है जोन 1 में एंड द मैक्यूल इन्वॉल्व होता है जोन 1 में। जोन 2 क्या है? ये वाला पेरिफेरी एरिया भी इन्वॉल्व करती है, यहाँ पे इसके सराउंडिंग का जो एरिया है ये भी इन्वॉल्व होता है, प्लस ये वाला पार्ट भी 2 जोन में है, ये इन्वॉल्व होगा एंड द जोन 3 इसमें पेरिफेरल ऑफ द रेटिना इन्वॉल्व होता है। So these all about the zone of the ROP retinopathy of the prematurity। इसी के साथ ही साथ इसमें कंडीशन इन्वॉल्व होती है प्लस डिजीज भी होता है एंड द प्री प्लस डिजीज भी होता है। प्लस डिजीज से पहले होने वाले कंडीशन को, यानी कि इतना ज्यादा एग्रेसिव रेटिनल जो वेस्कुलराइजेशन है, वेसल्स का बढ़ना है इतना एग्रेसिव वे में नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्री पल्स डिजीज बोलते हैं। पल्स डिजीज में क्या होता है? पल्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डायलेशन। जो रेटिनल वेसल्स है वो बहुत ही ज्यादा डायलेट हो गई है एंड द टॉर्टियोसिटी, मतलब कि जो वेसल्स हैं उनमें ट्विचिंग हो गई है, वो आपस में ट्विस्ट हो गए हैं, एरिया बहुत ही ज्यादा वाइडन हो गया है ऑफ द रेटिनल ब्लड वेसल। जो रेटिनल ब्लड वेसल्स है उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है? ब्लड डिजीज इंडिकेट द एग्रेसिव आरओपी एंड द मे रिक्वायर द ट्रीटमेंट। इमीडिएट ट्रीटमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और क्यों हो रहा है? इंडिकेट करता है एग्रेसिव, मतलब कि जो आरओपी है ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म में डेवलप हो गया, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड होती। इसी के साथ साथ प्री प्लस डिजीज जो होता है ये लेस एग्रेसिव होता है, ये बस इंडिकेट करता है प्लस डिजीज से होने से पहले जो कंडीशन फॉर्म होती है उसे कह रहे हैं प्री प्लस डिजीज। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। कौन कौन से कंडीशन है जिसमें आरओपी का रिस्क फैक्टर और भी ज्यादा बढ़ जाता है? गेस्टेशनल एज 31 वीक से कम है, लेस देन है, बर्थ वेट बेबी का कम है 2.5 kg से, एंड इसी के साथ साथ ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट ले रहे हैं, बेबी ले रहे हैं, तो ये भी क्या कॉज करता है? मैंने बताया था स्टेज 2 में क्या हो जाता है? वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर बढ़ जाता है। ये क्या लीड करता है? जो वेसल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एलिवेट फॉर्म में ग्रो करने लगते हैं। अगर मल्टीपल बर्थ, ट्विंस हैं या फिर ट्रिपलेट हैं या फिर उससे ज्यादा बेबी हैं मदर के बूम में, तो ये भी आरओपी को लीड करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्रीनिंग, हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट इसमें परफॉर्म करते हैं।
तो फर्स्ट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन एट द 31 वीक पोस्ट मेंस्ट्रुअल एज और द 4th वीक ऑफ द क्रोनोलॉजिकल एज में हम इसको चेक करते हैं, स्क्रीनिंग करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, फॉलो अप एग्जामिनेशन एवरी 1 to 2 वीक्स में फॉलो अप में बेबी को रखेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। एंड द डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन, प्यूपल को डायलेट करके हम एग्जामिनेशन करते हैं रेटिना का थ्रू अ डायलेटेड प्यूपल को डायलेट करने के बाद में रेटिना को फाइंड आउट करते हैं, उसका डिटैचमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, या फिर अब नॉर्मली जो फाइब्रोवेस्कुलराइजेशन प्रोलिफरेशन हो रहा है उसको टेस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। देन ट्रीटमेंट, हम इसको किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेनली सर्जिकल इंटरवेंशन का यूज करते हुए ही इसको ट्रीट करेंगे। लेजर फोटो कोगुलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द अबवेस्कुलर रेटिना टू प्रिवेंट द फर्दर ग्रोथ। अबवेस्कुलर रेटिना का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वेस्कुलराइजेशन रेटिना का पार्ट है उसमें ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, जिसके वजह से ब्राइटनेस जैसे कंडीशन कॉज होंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उस एरिया को अबवेस्कुलर जो रेटिना है उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, सो दैट क्या होगा, वेस्कुलर जो पार्ट है वो अच्छे से डेवलप होगा और जो विजन है बेबी का वो क्लियर हो सकता है। क्रायोथेरेपी का मीन्स क्या होता है, फ्रीजिंग कर देना, freezing of the avascular retina to prevent the further growth. Intravitreal antivascular endothelial ग्रोथ फैक्टर, जैसे मैंने बताया स्टेज 2 में ये कॉज होता है, इसको इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन ऑफ द मेडिकेशन टू इनहिबिट द अबनॉर्मल वेसल ग्रोथ, जब इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है किसका, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का, तो ये क्या कॉज करता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द रेटिना को कॉज करता है। तो इसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करने के लिए हमें इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं इसके अगेंस्ट में, जिसके थ्रू जो एबनॉर्मल ग्रोथ है वेसल का, रेटिनल वेसल्स का, वो स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट है विट्रेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द विट्रस जेल एंड द स्कार टिश्यू। जो विट्रस एरिया है उसमें से अगर स्कार फॉर्मेशन है या फिर अबनॉर्मल यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया तो उसको रिमूव आउट करके सर्जिकली वे में हम ट्रीट करते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, रेटिनल डिटैचमेंट जैसे कंडीशन इसमें देखने को मिलेंगे, रेटिना क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। अगर स्टेज 5 है, हमने देखा फनल शेप का ये फॉर्म करता है, स्टेज 5 में रेटिना जो होता है वो कंप्लीटली डिटैच हो जाता है। सेपरेशन ऑफ द रेटिना फ्रॉम द अंडरलाइन टिश्यू, जो अंडरलाइन टिश्यूज हैं उनमें कंप्लीटली रेटिना का सेपरेशन हो जाना, फनल शेप में फॉर्म कर लेते हैं। विजन लॉस क्या होता है, विजन लॉस हो जाएगा, परमानेंट विजन लॉस और द ब्लाइंडनेस को कॉज करेगा अगर हमने टाइमली इंटरवेंशन का यूज नहीं किया तो। कैटरेक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, कैटरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, क्लाउडिंगनेस ऑफ द लेंस इन द आई, क्लाउडनेस फॉर्म हो जाएगा लेंस में, आई के जो लेंस होते हैं उसमें क्लाउडनेस प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो विजन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा और बेबी अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस कंडीशन। हमने क्या पढ़ा, रेटिनोपैथी ऑफ द प्रीमेच्योरिटी, किस वजह से हो रहा है, प्रीमेच्योर बेबी है या जिनका वेट बहुत ही ज्यादा कम है, बायलेटरल भी होता है, और ये क्या है, प्रोलिफरेटिव स्टेज में, प्रोलिफरेटिव नेचर का होता है। इसमें स्टेजेस है, 5 स्टेज के बारे में हमने पढ़ा था। इसी के साथ ही साथ इसमें जोन लेयर भी होते हैं, और हमने देखा था कि हम क्लॉक मेथड का किस तरीके से यूज करके इसको फाइंड आउट या डिटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं एंड द ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल इंटरवेंशन का यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम मदर को, उनके पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे कि टाइमली रेटिनोपैथी ऑफ द प्रीमेच्योरिटी को ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने कुछ लर्न किया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए वीडियो को एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए।